हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अभी जो कि आज का सब में हॉट टॉपिक चल रहा है गोल्ड, उसके ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं फ्रॉम टैक्सेशन पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। सो गोल्ड जब हम आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं कि भाई गोल्ड और सिल्वर जो रैली दे रहा है उसके हिसाब से सभी लोग गोल्ड की ही बातें कर रहे हैं, तो हम भी उसी की बात कर रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट हम लेकर आए हैं। इस वीडियो सीरीज में हम गोल्ड के वीडियो सीरीज में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो व्हाट ऑल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर देयर इन गोल्ड, मतलब गोल्ड के कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। लाइक हमारा फिजिकल गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, गोल्ड ETF है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, SGBs है, गोल्ड सेविंग स्कीम है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है, गोल्ड माइनिंग कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड के फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, गोल्ड के फंड ऑफ फंड्स भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। सो उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं कि भाई उनका टैक्सेशन कैसे होगा, उनके अंदर में गिफ्टिंग के प्रोविजन कैसे होंगे, एंसिस्ट्रल गोल्ड जो है वो कैसे वर्कआउट होगा, स्त्रीधन कैसे वर्कआउट होगा। सो हम कितना गोल्ड होल्ड कर सकते हैं। बहुत लोगों को सवाल होता है कि भाई हम कितना गोल्ड हमारे पास में रख सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लेंगे। GST का इम्पैक्ट हम देखेंगे कि भाई GST कैसे वर्क होता है गोल्ड के ऊपर, जो इनहेरिटेंस से गोल्ड आया है, और गोल्ड एक एन असेट क्लास बोल के कैसा है। तो मतलब हम ये वीडियो सीरीज में लगभग इसमें 3 से 4 वीडियो बनेंगे जिसमें हम ये सारे टॉपिक, मतलब कंप्लीटली गोल्ड को हम एक बकेट में हम लेके आए हैं और इसको हम गोल्ड के बारे में सारे सिनारियोज हम यहाँ पे बताएंगे। और इससे ऊपर भी आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ गोल्ड के बारे में जाननी है तो आप उसके कमेंट में लिख भी सकते हो, जिस पे हम अलग से आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले जो है गोल्ड के फॉर्म्स के बारे में हम देखेंगे और उसका टैक्सेशन देखेंगे। फर्स्ट 2 वीडियोज़ में हम गोल्ड के डिफरेंट जो भी फॉर्म्स है, जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है वो, और उसका टैक्सेशन देखेंगे और उसका वर्किंग भी देखेंगे कि भाई कैसे वर्क होते हैं। तो पहला है हमारा गोल्ड का फॉर्म जो है वो है फिजिकल गोल्ड। सो फिजिकल गोल्ड एवरीबडी नोज कि भाई वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। एक तो ज्वेलरी फॉर्म में होगा, एक तो हमारे पास में कॉइन्स होंगे, या फिर हमारे पास में गोल्ड बार्स होंगे, या जो भी है बिस्किट्स वगैरह हो सकते हैं। इनका सबका अलग अलग पर्पस होता है कि भाई ज्वेलरी तो क्या है हमारे कंजम्पशन के लिए होती है, तो एक वो ऑप्शन में होता है जिसमें कि मतलब जो गोल्ड की वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस, उसमें जो क्योंकि ज्वेलरी बनाने के लिए उसके कैरेट्स वगैरह जो है 18 कैरेट्स से 22 कैरेट तक के ही ज्वेलरी बनते हैं, 24 कैरेट्स की ज्वेलरी नहीं बनती है। तो इस हिसाब से उसकी प्योरिटी और इसमें फ़र्क पड़ता है। पर गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार्स जो है वो प्योर फॉर्म में होते हैं और वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए बाय होते हैं, या फिर हेजिंग के लिए बाय होते हैं, या फिर जनरली काइंड ऑफ करेंसी भी ये यूज होता है। करेंसी मीन्स ये एक काइंड ऑफ सेफ इंस्ट्रूमेंट बोल के उसको यूज किया जाता है। तो हमारे पास में गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार्स ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब हर एक के इसमें अलग अलग चीज़ें होती है कि भाई गोल्ड ज्वेलरी में हमारे पास में अलग अलग उसके प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग हैं। तो फिजिकल गोल्ड्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि भाई उसका टैक्सेशन कैसे होगा। आई एम होल्डिंग अ फिजिकल गोल्ड, मेरे पास में फिजिकल गोल्ड है, किसी भी फॉर्म में है, ज्वेलरी है, बार है, कॉइन्स है, किसी भी फॉर्म में है, तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा। तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इसको 2 साल तक होल्ड करते हैं, इफ द होल्डिंग पीरियड इज 24 मंथ्स एंड अबव, देन इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि टैक्स होगा 12.5% से। अब जो पिछले साल बजट में आया है कि भाई लगभग सारे कैपिटल गेन जो है लॉन्ग टर्म वो 12.5% से टैक्स होते हैं, और इंडेक्सेशन बेनिफिट उन्होंने हटा दिया है, बारिंग कपल ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक प्रॉपर्टीज वगैरह, जिसको पुराने प्रॉपर्टीज को कुछ उन्होंने इंडेक्सेशन बेनिफिट रखा हुआ है। बाकी उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के इसमें 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स लाया है फॉर फिजिकल गोल्ड। द होल्डिंग पीरियड इज 24 मंथ्स एंड अबव। 24 मंथ्स एंड अबव अगर मैं होल्ड करता हूं, मतलब 2 साल से ज्यादा होल्ड करता हूं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएगा, उसके ऊपर का गेन, और वो टैक्स होगा 12.5% से। अगर मैं 12 मतलब बिफोर 24 मंथ्स उसको सेल करता हूं तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
मैं बिफोर 24 मंथ्स करता हूँ तो शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। वो किस रेट से टैक्स होगा? वो होगा मेरे रेगुलर स्लैब रेट से। अगर मैं 10% के ब्रैकेट में हूँ तो 10% से होगा, मैं अगर 20% के ब्रैकेट में हूँ तो 20% से होगा, 15% के ब्रैकेट में हूँ तो 15 होगा, 30% के ब्रैकेट में हो तो 30% में कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से सरचार्ज और सेस डिफरेंट रहेंगे, अलग रहेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल गेन जो है लॉन्ग टर्म 12.5%, शॉर्ट टर्म रेगुलर स्लैब रेट से होगा। अब इस फिजिकल गोल्ड है तो जीएसटी भी चार्ज होगा, जीएसटी भी चार्ज होगा। इसके ऊपर हम एग्जांपल भी देखेंगे एक कि भाई ये किस तरह से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल से आई हैव परचेस्ड 100 ग्राम गोल्ड, मतलब 10 तोला सोना मैंने खरीदा है 2020 में। 2020 में जब वैल्यू मान लेते हैं हम 50,000 तोले के हिसाब से था, तो मेरे टोटल वैल्यू हो गई, आई बॉट 10 तोलास मतलब 100 ग्राम गोल्ड। मैंने 100 ग्राम गोल्ड खरीदा है 50,000 के रेट से, तो मेरी टोटल जो 100 ग्राम की वैल्यू हो गई या 10 तोले की वैल्यू हो गई वो हो गई 5 लाख रुपए। 5 लाख, उसके ऊपर मुझे बाय करना है तो मुझे जीएसटी भी पे करना है, तो 3% जीएसटी है। फिजिकल गोल्ड पे कितना जीएसटी है? 3%। तो मेरी टोटल वैल्यू क्या हो गई है? टोटल वैल्यू हो गई 5,15,000 टोटल बाइंग प्राइस। नाउ आई एम गोइंग टू सेल दोज गोल्ड्स। तो मैंने आज सितंबर 25 में या सितंबर 25 में हम बोलते हैं कि भाई हमने उसको बेचा। आज का रेट अगर हम पकड़ लेते हैं कि भाई सितंबर में मिड जो भी लास्ट मंथ में था वो 1,15,000 के आसपास था, आज तो काफ़ी बढ़ भी गया है। तो हम 1,15,000 का एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जो कि 10 ग्राम के लिए रेट था। मतलब मेरे पास में 100 ग्राम के लिए कितना हो गया? 11,50,000। 10 तोले के लिए, 1 तोले का रेट है 1,15,000। तो मैंने आज मतलब सितंबर में बेचा वो गोल्ड, जब रेट था 1,15,000, जब बाय किया था तब 50,000 था, 1,15,000 में मैंने सेल किया। अब वो गया 11,50,000 में। नाउ व्हाट इज माय कैपिटल गेन? मतलब 11,50,000 माइनस 5,15,000, 5 लाख प्लस जीएसटी 5,15,000, ऐसा मिलके मेरा गेन आ गया 6,35,000। नाउ मेरा टैक्सेबल गेन हो गया 6,35,000, जिसपे मुझे टैक्स भरना है बिकॉज आई एम होल्डिंग दिस फॉर मोर देन 2 ईयर्स, 24 मंथ से ज्यादा मैं होल्ड कर रहा हूं, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच विल बी टैक्स एट 12.5%, जो आएगा 79,375 मेरा टैक्स आएगा, सरचार्ज और सेस सेपरेट और एडिशनल होगा। तो मतलब लगभग मेरे 79,000 का मेरे ऊपर इनकम टैक्स आया। अब क्या मैं इस इनकम टैक्स को बचा सकता हूं? तो हाँ, मेरे पास में बचाने के ऑप्शन क्या है? तो एक तो मेरी अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगी, अगर मैं रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में कहीं पे इन्वेस्ट करने वाला होऊंगा, और 54(1)(f) के अगर मैं कंडीशन फुलफिल करता हूँ, लाइक मेरे पास में एक से ज़्यादा घर नहीं है, सिर्फ एक घर है, उससे ज़्यादा दूसरा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, और बाकी जो भी कंडीशन है उसके, कब कितने साल में मैं परचेस कर सकता हूँ, कितने साल तक मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, कितने साल तक मैं बेच नहीं सकता हूँ, तो ये सारे अगर कंडीशन में फुलफिल करता हूँ 54(f) का, तो इस गोल्ड के कैपिटल गेन के अगेंस्ट में जो 6,35,000 है, वो अगर मैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे एग्जम्पशन मिल सकता है। मतलब ये जो मुझे 79,000 का टैक्स है वो भरने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे मुझे एग्जम्पशन मिल सकता है। गोल्ड के लिए कैपिटल गेन 24 मंथ से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म होगा, 12.5% से टैक्सेबल होगा, और 24 मंथ से बिलो होगा तो वो शॉर्ट टर्म होगा और स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। उसके अंदर में 54 EC के बॉन्ड और 54F दोनों भी हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। अब ये फिजिकल गोल्ड बाय करने के प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में हम देखेंगे तो क्योंकि मेरे पास में फिजिकल गोल्ड बाय कर रहा हूँ तो मेरे पास में टैंजिबल है, तो मुझे एक सिक्योरिटी के जो है मेरे पास है, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी कि भाई हाँ, मेरे पास में मेरा पैसा मेरे पास में पड़ा है या मेरा गोल्ड मेरे पास में पड़ा है, तो एक सिक्योरिटी मेरे पास में है। डिमैट वगैरह कोई ओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिकल है तो फिजिकल के लिए डिमैट वगैरह की जरूरत नहीं, कोई ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर किस चीज के लिए बाय होता है? तो ये एक तो इमोशनल वैल्यू बहुत है इसको। गोल्ड मतलब हमारे हर प्रोग्राम में, शादी हो, बच्चा हो, कोई भी बड़ा अच्छा इवेंट है तो वहाँ पे गोल्ड का लेन देन जो है वो एक प्रेस्टिजियस और एक कल्चरली अच्छी चीज़ मानी जाती है, तो इसलिए इमोशनल वैल्यू भी बहुत है कि भाई ये कभी भी काम आ जाएगा, ले लो। तो वो वैल्यू से भी हमारे लिए गोल्ड मतलब एक एडवांटेज है कि भाई वो वैसे भी हमको करना है, वैसे भी देना है, तो हमारे पास में रह जाता है। उससे भी
लिक्विडिटी, इसमें हमारे पास में ये एडवांटेज है कि लिक्विडिटी बहुत आसान है। मतलब इवन दो मैं बेचने भी नहीं जाता हूँ, किसी के पास है, किसी को पैसा देना है, उसको बोल दिया अरे ये पैसा नहीं है मेरे पास, ये गोल्ड है तू रख लेता है क्या, तो वो आराम से रख लेता है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही मतलब उसको गोल्ड बिल्ड संभालना नहीं है, तो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट इट इज फ्रीली एक्सचेंजेबल। इसके वैल्यू के ऊपर किसी को डाउट नहीं है कि भाई गोल्ड अरे यार मैं ले लूँ और कल नहीं चला तो क्या होगा, ऐसा नहीं। मतलब किसी को मैं एक्सचेंज में स्टॉक दे दूं तो उसको में भी हो सकता है यार ये स्टॉक का करूंगा क्या, कब बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, क्या करूंगा, पर ये गोल्ड तो क्या है उसके लिए बहुत आसान एक्सचेंज है। मतलब इट इज गुड करेंसी काइंड ऑफ थिंग, आप बोल सकते हो कि भाई ये फ्रीली बहुत इजीली लिक्विडेट हो जाता है, और कहीं भी मार्केट में जाए तो हम उसके ज्वेलर के पास जाए और उसको दे दे तो वो हमको बदल के, मतलब बिल अगर दिखा देते हैं हम, तो वो हमको इनकैश तुरंत करा देता है, बारिंग उनका जो मार्जिन होता है वो मार्जिन स्प्रेड रख के ही काम करते हैं। इसमें जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसमें तो मेकिंग चार्जेस होते हैं, पर अगर गोल्ड बार वगैरह ले तो उसमें मेकिंग चार्जेस का भी झमेला नहीं, तो कोई चार्जेस नहीं, मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उतने पैसे का मुझे गोल्ड मिल रहा है, बारिंग दिस 3% जीएसटी। अब नेगेटिव साइड अगर हम देखें फिजिकल गोल्ड की, तो दूसरी साइड ये भी है कि भाई हमारे पास में दूसरी साइड में ये कि भाई रेगुलर इनकम फ्लो कुछ नहीं है। जैसे कि भाई मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पे तो मुझे रेगुलर डिविडेंड आ सकता है, यहाँ पर वो डिविडेंड वगैरह आने का कोई रेगुलर इनकम फ्लो नहीं है। अप्रिसिएशन इज देयर, नो डाउट अप्रिशिएट तो होने ही वाला है, तो एज एन इन्वेस्टमेंट इट इज ग्रोइंग, बट रेगुलर इनकम फ्लो, जिसको रेगुलर इनकम फ्लो में इंटरेस्ट है उसके लिए ये अच्छी चीज नहीं है, तो इसलिए वो नेगेटिव का पॉइंट काइंड ऑफ थिंग हो गया। इसमें मेकिंग चार्जेस है, अगर मैं ज्वेलरी फॉर्म में लेता हूं तो मेकिंग चार्जेस हेवी है, उस मेकिंग चार्जेस के ऊपर जीएसटी भी हेवी है, विच गिव्स मी द मतलब मैं 1 लाख का दे रहा हूँ और मुझे अगेंस्ट में मुझे मिल रहा है 80,000 का ही गोल्ड, क्योंकि मेकिंग चार्जेस जा रहे हैं, जीएसटी जा रहा है, सब जा रहा है, तो मेरे पास में 20 से 25% का वैल्यू जब मैं बेचने जाता हूँ तुरंत के तुरंत ये ज्वेलरी लिए उसको लिक्विडेट करने जाता हूँ तो इतने का नुकसान हो जाता है मेरा डायरेक्टली। तो इसीलिए मेकिंग चार्जेस और ये कॉस्ट एक निगेटिव पॉइंट है इन केस ऑफ ज्वेलरी, बट बार कॉइन्स लेते हैं तो वो भी हमारे लिए इंपैक्ट नहीं है, बट जीएसटी इज देयर, जीएसटी का इंपैक्ट है, क्योंकि अदर कोई इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे कि जिसपे जीएसटी का इंपैक्ट नहीं है और इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में है। इसके जो रिस्क है, मतलब संभालने का जो टेंशन है कि भाई यार घर में गोल्ड पड़ा है, चोरी का टेंशन, इसको सिक्योर करने के लिए तो मुझे लॉकर मेंटेन करना है, लॉकर में रखना है, घर में मेंटल टेंशन रह सकता है कि भाई यार ये गोल्ड को कुछ कहीं खो ना जाए, ये ना हो जाए, इसलिए वो एक प्रेशर है। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए भी उसके इंश्योरेंस है, उसका हमको लॉकर वगैरह का चार्जेस है, लॉकर में मेंटेन करना है, तो ये भी कंसर्न होते हैं। तो इसीलिए जनरली गोल्ड के ये नेगेटिव पॉइंट्स है। और इसमें एक बड़ी चैलेंज ये भी है कि भाई प्योरिटी जो है, जो हमने पहले भी डिस्कस की कि भाई गोल्ड ज्वेलरी जो है 18 to 22 कैरेट्स में ही बनती है, जबकि गोल्ड का प्राइस जो है वो 24 कैरेट के हिसाब से ही होता है। तो इसीलिए हमारे पास में गोल्ड की प्योरिटी मेजर करने के लिए, बीइंग लेमैन वी डोंट हैव मच रिसोर्सेज टू चेक द, तो यहाँ पर अगर कोई स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल अगर ज्वेलर नहीं है या अच्छा नॉन ज्वेलर नहीं है, नॉन ब्रांड नहीं है, तो हमारे पास में कुछ वो गड़बड़ी होने के चांसेस है कि भाई हमको 18 का दिया जाएगा 22 के अगेंस्ट में, या कुछ वहाँ पे प्योरिटी की हमारे पास में क्योंकि टेस्ट करने की जगह नहीं है, तो इसलिए वो गड़बड़ होने के चांसेस है। तो ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स इस फिजिकल गोल्ड के रिलेटेड है। फिर ये किसके लिए बहुत सुटेबल है, किसने इसको जाना चाहिए, तो मेजरली ये दिस इज आइडियल फॉर द ट्रेडिशनल इन्वेस्टर, जो उन्हीं माइंडसेट में, क्योंकि अब तक अपब्रिंगिंग वही हुई है कि भाई लैंड गोल्ड इसी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो उनके लिए ठीक है। जो रेगुलर रिटर्न नहीं चाह रहे उनके लिए, रेगुलर मतलब फिक्स में रिकरिंग इनकम नहीं चाह रहे, उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी ये फिक्स इनकम वैसे देने वाला नहीं है बट अप्रिसिएशन देने वाला है। अब तक के लिए तो वो एक हेजिंग के लिए यूज होता था, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए गोल्ड यूज होता था, बट लुकिंग एट द करंट सिनेरियो एंड थैंक्स टू ट्रम्प कि भाई ट्रम्प जी की वजह से जो हो रहा है उसकी वजह से नाउ इट हैज गेन मतलब एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी जो कि भाई हाई रिटर्न देने वाले कैटेगरी में भी फॉल हो गया है, तो मतलब अच्छा रिटर्न भी देने वाला है। अभी तक एक सेफ करेंसी है, हेजिंग है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, तो ये सारी चीजें मेजर फैक्टर थी उसको इन्वेस्ट करने के लिए। बट नाउ फ्रॉम द रिटर्न पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज गोइंग गुड, मतलब इसका रिटर्न आप पीछे देखोगे तो पिछले 6-8 महीने में, साल भर में, तो इट इज ट्रिमेंडस, ये तो छोड़ ही दो, बट इट इज नॉट द साइक्लिकल वन, इट इज नॉट जस्ट कि भाई एक बूम है इसलिए है, बट इट इज गोइंग टू स्टे, क्योंकि अब एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉर द डी डॉलराइजेशन और ये सारी चीजों के लिए ये सारे लोग बाय कर रहे हैं, तो इसलिए ये बना रहेगा। तो अभी
अभी से आगे लॉन्गर होरिजोन में इट इज गुड फॉर द from the investment perspective also, not only the hedging and kind of safety perspective only, but ये हमारे लिए रिटर्न के लिए भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्रूव होने वाला है। इसमें लिक्विडिटी ऑब्वियसली जिनको इमीडिएट लिक्विडिटी वगैरह चाहिए तो वो कहीं पर भी हमको लिक्विडिटी मिल जाती है। इट इज़ नॉट कि भाई सिटी में ही मिलेंगी, गांव में कोई नहीं खरीदेगा, गांव में कोई नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो एनी वेयर एनी टाइम लिक्विडिटी इज देयर, एनी टाइम इट कैन बी एक्सचेंज। तो जिनको लिक्विडिटी हाई लिक्विडिटी वगैरह चाहिए तो वो उसको प्रिफर कर सकते हैं। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जिनको रिस्क वगैरह ये जो मेंटल प्रेशर रहता है कि भाई यार ये चोरी हो सकता है, ये हो सकता है, ये रिस्क वालों ने वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकली घर में अगर आधा 1 किलो गोल्ड पड़ा है तो वो टेंशन रखने के बजाय फिर उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना चाहिए। उनके लिए तो बाकी उन्होंने डिजिटल वगैरह ये जो गोल्ड इंस्ट्रूमेंट है उसमें उन्होंने प्लान करना चाहिए। और टैक्स बेनिफिट जो है वो तो डेफिनेटली है ही है कि भाई टैक्स बेनिफिट 2 साल के ऊपर जब हम होल्ड कर रहे हैं तो उस पर 12.5% का ही टैक्स है। तो उस हिसाब से भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स बेनिफिट हम ले रहे हैं। तो जिनको टैक्स बेनिफिट का भी एडवांटेज लेना है वो कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये हो गया फिजिकल गोल्ड। तो अब नाउ है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड मतलब डिजिटली आई एम होल्डिंग द गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड मतलब इट इज एज गुड एज द गोल्ड ओनली, वो गोल्ड के जैसा ही है, बट इंस्टेड ऑफ ये बस ओवरकम किया है कि जो फिजिकल गोल्ड के जो डिसएडवांटेज थे कि भाई उसको संभालना कैसे, उसकी प्योरिटी का टेंशन है, उसको इंश्योर्ड करना है, लॉकर मेंटेन करना है, उसके बाकी सारी चीज़ें, मेकिंग चार्जेस वगैरह, ये सारी जो फिजिकल गोल्ड की जो डिसएडवांटेजेस थे उसको यहाँ पे टू सम एक्सटेंट कोप अप करने के लिए डिजिटल गोल्ड आया। और ऐसा नहीं था कि भाई मैं गया हूँ और मेरे पास में 100 रुपए मैं जाके गोल्ड खरीद के आया हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो मतलब कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस को कोप अप करने के लिए डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन आया, वेयर इन मैं गोल्ड को डिजिटली परचेस करता हूं, डिजिटली होल्ड करता हूं। इसमें एडवांटेज क्या है? तो भाई मेरे को होल्ड करने की मतलब मेरे को सेफ्टी वगैरह का कोई टेंशन नहीं, तो ये आगे हम देखेंगे। तो ये है कि भाई डिजिटली मैं इसको बाय कर सकता हूं। इट कैन बी बॉट, मतलब ये मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो मैं ऑनलाइन में इसको बाय कर सकता हूं। यहां पे मेरे पास में मैं किसी भी इसमें उसको बाय कर सकता हूं, मतलब कितने भी अमाउंट में कर सकता हूँ। 100 रुपए है, 100 रुपए का गोल्ड बाय हो जाएगा। ऐसे मुझे कोई 100 रुपए का गोल्ड देने वाला नहीं है, मैं को ज्वेलरी शॉप में जाके 100 रुपए का गोल्ड खरीद नहीं सकता हूँ। तो ये यहाँ पर एडवांटेजेस है। तो ये गोल्ड, डिजिटल गोल्ड वर्क कैसे करता है? डिजिटल गोल्ड के लिए 4 पार्टीज होती हैं। एक तो ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर क्या करता है कि भाई क्या सेल करना है, क्या बाय करना है, ये सब प्राइस उसके सेट करते हैं। इसके बाइंग सेलिंग के प्राइस सेट करता है और इसके मतलब चार्जेस वगैरह कैसे रहेंगे ये ऑपरेटर डिसाइड करता है। जैसे PAMP वगैरह, MMTC के वगैरह ये है इसमें प्लेयर के, भाई ऑगमेंट है, सेफ गोल्ड वगैरह, ये प्राइवेट प्लेयर्स इसमें है, मेनली इसमें सारे प्राइवेट प्लेयर ही हैं। फिर यूजर इंटरफेस है कि भाई जहां पे हम बाय सेल करने वाले हैं, ये सब सेट हो गया है। बाय सेल कहाँ करूंगा? तो पेटीएम है, टाटा गोल्ड डीजी है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं जाके मैं बाय कर सकता हूं। वैसे उसके साथ में सिक्योरिटी ट्रस्टी भी है। सिक्योरिटी ट्रस्टी ये मैच करता है, ये चेक करता है कि भाई यहाँ पर जो गोल्ड है ये एक्चुअल में ऑनलाइन में जितना बाय हुआ है, हम लोगों ने बाय किया, मैंने 100 रुपए का बाय किया, कल वापस 100 रुपए का बाय किया, ऐसे मैंने अगर मैं बाय करते जा रहा हूं तो वो एक्चुअली है कि नहीं है गोल्ड, क्योंकि डिजिटल गोल्ड इज एज गुड एज आई एम बाइंग माई गोल्ड बट इट इज एन डिजिटल फॉर्म। मतलब मैं जितना बाय कर रहा हूं उतने अगेंस्ट में वहां पे फिजिकल गोल्ड भी है। ये कौन अश्योर करेगा? सिक्योरिटी ट्रस्टी। ये वहां पे जाके चेक कर लेता है कि भाई इतना बाय हुआ, इतना है कि नहीं, वहां पे इतना बाय होना ही चाहिए, इतना वहां पे स्टॉक में रहना ही चाहिए। और ये सिक्योर वॉल्ट में वहां पे वो सेव करते हैं, उसको संभालते हैं। और वॉल्ट मैनेजर जो होता है, ये वॉल्ट मैनेजर और कस्टोडियन के पास में ये संभाले जाते हैं। तो ये भी प्राइवेट प्लेयर होते हैं कि भाई जो इनको संभालते हैं, इसका इंश्योरेंस निकालना है, इसको चेक करना है, इसका काउंटिंग करना है, इनको सेफ्टी का ध्यान रखना है, ये कौन करेगा? वॉल्ट मैनेजर और कस्टोडियन। तो मतलब ये पूरे चेन के साथ में, ये सारे के कॉम्बिनेशन के साथ में डिजिटल गोल्ड के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये मेनली प्राइवेट प्लेयर ही है। सारे कौन है? ये प्राइवेट प्लेयर्स है। तो मतलब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहां पर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फोन पे बोलो, गूगल पे बोलो, पेटीएम बोलो, तनिष्क बोलो, टाटा डिजी गोल्ड बोलो, ये ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जाता हूं। मैं वहां पे मुझे कितना 1 रुपए का खरीदना है तो 1 रुपए का खरीदता हूं। 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, कितना भी खरीदना है वो मैं कोई भी फ्रैक्शन में खरीद सकता हूं, क्योंकि अब मैं फिजिकली नहीं खरीद रहा हूं। तो वहां पे उनके पास में आज दिन भर में जितना है वो उतना उनका गोल्ड बाय करके ले लेते हैं। ये लाइव रेट पे होता है। आज मैं खरीद रहा हूं तो आज के लाइव रेट पे
खरीदा जाएगा। तो आज के लाइव रेट में मैंने एज गुड एज आई हैव गॉन टू द शॉप एंड आई परचेज दिस। तो डिजिटली भी मैं ऑनलाइन आज के रेट में करता हूं। जनरली ये सारे जो डिजिटल ऑप्शंस हैं ये सारे 999 मतलब 99.9 और 5, जनरली द स्टैंडर्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इज 99.5 प्योरिटी। तो 99.9 के भी हो ही सकता है, रेट में डिफरेंस होने वाला है, मतलब ये और 4% जो है इम्प्योर है। तो इस तरह से 0.4% इम्प्योर है। तो इस तरह से ये इनकी प्योरिटी डिसाइड होती है, इनकी प्योरिटी चेक होती है। तो जनरली 99.9 और 99.5 ये दोनों ग्रेड में होता है, उसके हिसाब से रेट लगता है। इट इज नॉट कि भाई मैं 99.9 का दे रहा हूं और 99.5 मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बस गोल्ड की प्योरिटी कितनी होती है तो इतनी होती है, ये स्टैंडर्ड है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इज 99.5। तो इस तरह से ये होता है। अब इसमें जो होता है जीएसटी लगता है, तो हाँ इसमें भी जीएसटी लगता है क्योंकि इट इज एज गुड एज फिजिकल बाइंग। तो मैं फिजिकली जाके लेता था तो भी मुझे जीएसटी लगना था, तो यहां पर भी मुझे जीएसटी लगना ही है। तो मतलब फिजिकल के ऊपर कोई डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। बस यहां पे एक एडेड डिसएडवांटेज क्या आ जाता है कि भाई यहाँ पे अब मार्जिन भी लगने वाला है, क्योंकि जो ये सारे प्लेयर जो काम कर रहे हैं ये फ्री में तो कर नहीं रहे मेरे लिए। तो इसलिए इनका प्लेटफॉर्म है, ये ऑपरेटर है, ये सब लोग जो है वॉल्ट मैनेजर है, ये सब इंश्योरेंस ये सब ले रहे हैं, ये हमसे चार्ज करके लेने वाले। तो वहां पर हमारे लिए एक स्प्रेड मार्जिन रखा जाता है, जो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है बोलो या फिर एक्सपेंस रेशियो होता है। तो ये एक्सपेंस रेशियो हमारे लिए ओवर कॉस्ट है, अब ये उसके ऊपर की कॉस्ट है। बट एट द सेम टाइम हमारे लिए मेकिंग चार्जेस वगैरह ये जो लगने वाले थे, या हमको लॉकर चार्जेस वगैरह लगने वाले थे, ये भी तो हमारे चले गए। तो इस हिसाब से वो इन वे ये कंपनसेट हो जाते हैं टू सम एक्सटेंट। तो ये सिक्योर वॉल्ट में सेफली ये किए जाते हैं। इसको सेल अगर करना है, हमको डिजिटल गोल्ड को सेल करना है, तो वी हैव बोथ द ऑप्शंस। इधर सेल ऑनलाइन और अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ऑनलाइन मैंने सेल कर दिया, अकाउंट में पैसा आ गया, और आई कैन गो फॉर द फिजिकल बाइंग। तो मैं मतलब उसको बोलूंगा मेरा गोल्ड मुझे दे दे, मुझे सेल नहीं करना है। तो मैं उसको रिडीम करके, मैंने जो मान लो कि भाई धीरे धीरे करके मैंने एसटीपी कर ली, मतलब रोज कुछ इन्वेस्ट करा था 100 रुपए करते करते मेरा जो बन गया 50,000 का, वो मुझे गोल्ड चाहिए अब। तो जिस दिन मैं कन्वर्ट कर लूंगा, मैंने अलग अलग डेट पे बाय किया है, तो उस डेट के रेट से मुझे उतना गोल्ड मिला हुआ है। तो वो गोल्ड मैं लेके फिजिकली उसको कन्वर्ट करके ले सकता हूं। उसके ऊपर डेफिनेटली मुझे उसके कन्वर्जन के चार्जेस, उसके कुछ चार्जेस जो रहेंगे, उसके डिलीवरी चार्जेस, ये सब कुछ चार्जेस जो है वो मुझे बेयर करने पड़ेंगे। बट आई हैव ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू फिजिकल। मतलब मैंने बाय करते करते गया, संभाला भी नहीं, और उनसे जब चाहिए तब मैंने ले लिया। अब आता है टैक्सेशन इनका। टैक्सेशन कैसे होगा? फिजिकल गोल्ड के जैसा ही टैक्सेशन होगा। इट इज नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए इसको मोर देन 2 years मतलब 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म 12.5%। शॉर्ट टर्म है तो इट इज रेगुलर स्लैब रेट से, मतलब 24 महीने के पहले बेच रहा हूं, बिफोर 2 years बेच रहा हूं, तो इट इज रेगुलर स्लैब रेट से ये टैक्स होगा। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है मेरा 12.5% का, उसके अगेंस्ट में कोई एग्जम्पशन है? तो सेम एग्जम्पशन जो कि मेरे पास में फिजिकल गोल्ड के लिए था, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में भी मैं उसको डिप्लॉय कर सकता हूं। दोनों जगह पे जाके मैं उसको सेव कर सकता हूं, तो मेरे लिए कैपिटल गेन बच भी सकता है। जीएसटी इस पे चार्ज होने वाला है। फिजिकल गोल्ड में जो मेकिंग चार्जेस लगने वाले थे, मेकिंग चार्जेस पे भी जो जीएसटी लगने वाला था, यहाँ पे कोई मैं ज्वेलरी खरीद नहीं रहा हूं। यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास ज्वेलरी का नहीं है। आई कैन ओनली बाय द रॉ गोल्ड। मेरे पास में बार कॉइन यही बाय कर सकता हूं। तो यहां पे मेकिंग चार्जेस भी नहीं है, ना ही उसके मेकिंग चार्जेस के ऊपर जीएसटी है। तो इस तरह से मेरे पास में ये टैक्सेशन के रेट से सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं कि भाई मैंने 2020 में 50,000 के रेट से जो डिजिटल गोल्ड बाय किया था, तो वो डिजिटल गोल्ड बाय किया, उस पर 15,000 का जीएसटी लगा। 15,000 का जीएसटी लगा। अब यहां पर मेरे लिए ये भी है कि भाई यहां पर मुझे कुछ चार्जेस भी लगने, स्प्रेड भी लगना है, तो मैंने यहां पे वो अकाउंट फॉर नहीं किया है। बट एक मोटा मोटी कैलकुलेशन में आप ले सकते हो कि भाई जब मैं सेल करने जाऊंगा इसको, तो सेल मैंने सेम अगेन 1,15,000 के रेट से अभी सेल किया, जिसके लिए मुझे 11,50,000 मिले। 11,50,000 माइनस 5,15,000 दैट इज 6,35,000 मेरा टोटल कैपिटल गेन्स हो गया। इसमें कुछ एक्सपेंस रहेगा जो कि अभी हमने यहाँ पे फैक्टर नहीं किया है, और उसके बाद में मुझे सेम टैक्स आएगा 12.5% से, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस 79,375 जो कि पहले भी था, जो मुझे 54 EC के बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में, अगर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में डालता हूं तो मिल सकता है मुझे उसका बेनिफिट, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन टू दैट रिगार्ड्स। मतलब उस सेक्शन के जो कंडीशंस है वो। अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स में क्या है? इसके लिए मुझे डिजिटल गोल्ड क्या है
कि भाई एंट्री बैरियर कुछ नहीं है कि भाई मैं 100 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का भी गोल्ड परचेस कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई बैरियर नहीं। वैसे मैं फिजिकली जाके बाय नहीं कर सकता था, तो ओवर द फिजिकल यहाँ पे मुझे कोई एंट्री बैरियर नहीं, मैं कितने भी छोटे अमाउंट का बाय कर सकता हूँ। ईजी टू बाय सेल। अब वहां पे फिजिकल गोल्ड भी बहुत इजी था, पर उसके लिए कहीं तो जाना था। यहाँ पे तो मैंने बटन क्लिक कर दिया, पेटीएम पे किया है, किस पे किया है, मैंने तनिष्क पे किया है, तो मैंने वहां पे उस पे जाके सेल कर दिया, सेल हो गया, मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो गया, तो कहीं जाना भी नहीं है। और स्टोरेज कॉस्ट का भी, मतलब कहाँ पे स्टोर करूँ, क्या करूँ, घर में कहाँ रखूँ, लॉकर बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, या बैंक लॉकर में जाके रखूँ, तो ये सारे भी झमेले नहीं है। तो ये मेरे पास में ये प्रोज है। बट कॉन्स क्या है? सब में बड़ा कौन ये है कि भाई यहाँ पर ये जो रेगुलेटर, ये जो प्लेयर्स है, ये सारे प्राइवेट प्लेयर है, सेबी रेगुलेशंस नहीं है। तो मतलब मेरा बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट है, अभी मान लो 25-50 हज़ार का है, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। पर बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट मुझे गोल्ड में करना है तो प्राइवेट प्लेयर है, तो थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, सेबी रेगुलेटेड नहीं। नो डाउट कि भाई सारे प्लेयर है इसमें, प्राइवेट प्लेयर से सारे ट्रस्टी है, ये सब है कि भाई ये कोई वहाँ पे ऑडिट कर रहा है, ये कोई वैलिडेट कर रहा है, ये सब कुछ है। पर सारों के बीच में ये सारे प्राइवेट प्लेयर होने से थोड़ा सा कंसर्न तो है ही है कि भाई क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, लॉन्ग रन में इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो ये सब में बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ये मेनली क्या है कि भाई ये मेनली प्लेटफॉर्म के ऊपर है कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसके कितना ट्रस्टेड है वो, कि भाई नए नए लोगों पे कितना हम विश्वास कर सकते हैं, या नोन है, तनेश विनेश ये वो जो है, इनके ऊपर हम किस तरह से, मतलब हमको देख के करना है कि भाई हमको उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करके फिर डिजिटल गोल्ड में जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशंस कम है। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब यहाँ पे तो जीएसटी तो है ही है, पर मार्जिन स्प्रेड भी है यहाँ पे हमारे पास में। इनके दोनों, इनको एक एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, क्योंकि इन सब एजेंसीज का खर्चा कैसे चलना है, प्लस ऊपर से उनको प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये सब एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, ये सब मिलके मेरे पास में, और मेरा मार्जिन जो है, मेरा प्रॉफिट जो है थोड़ा श्रिंक हो जाता है। तो बट हमने देखा कि भाई वो श्रिंक हो रहा है, तो हमारे पास में बाकी भी जो झमेला है वो भी कम हो रहा है। नथिंग कम्स फ्री, तो हमारे लिए वो झमेला कम हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट लग रहा है। जीएसटी तो फिजिकल में भी लगना है, डिजिटल में भी लगना है। प्लस डिसएडवांटेज में ऐसा कि जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, डिजिटल गोल्ड है, जिसमें हमारे पास में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जैसा है या मोनेटाइजेशन स्कीम जैसा है, वहां पे मुझे कुछ इनकम भी आ रहा है, एनुअल इनकम बोलो या मंथली इनकम बोलो, अपार्ट फ्रॉम द अप्रिसिएशन। वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। या फिर हम रेगुलर म्यूचुअल फंड वगैरह बोले तो जहाँ पे मुझे डिविडेंड वगैरह आने के स्कोप है, यहाँ पे वैसा कोई नहीं है। रिकरिंग इनकम मेरे पास में कुछ नहीं है, और डेफिनेटली प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी है। ये किसको अच्छा है, ये कौन किसके लिए आइडियल है? तो वो रिटेल इन्वेस्टर है या नया नया इन्वेस्टर है, उसके पास में अभी तक गोल्ड बाइंग का या ये सब उतने प्रो नहीं है, वो मतलब उतने हैंडी नहीं है गोल्ड फिजिकली हैंडल करने के लिए, तो उनके लिए है। नए नए इन्वेस्टर है तो उनके लिए है। रिटर्न वाइज भी अभी तो रिटर्न देखने का काम नहीं है, रिटर्न अच्छे ही आ रहे हैं, तो इसलिए वो कोई सिक्योरिटी और उसका कंसर्न है नहीं। लिक्विडिटी जिनको बहुत अच्छी चाहिए उनके लिए भी अच्छा है कि भाई इमीडिएट लिक्विडिटी है, इन्वेस्ट किया है, कल वापस बेच दिया है, कोई टेंशन नहीं है। और टैक्स बेनिफिट जिनको लेना है उनके लिए तो अच्छा ही है। तो होप दोस्तों, हमने आज दो गोल्ड के फॉर्म देखे कि भाई एक तो डिजिटल गोल्ड देखा और एक देखा फिजिकल गोल्ड। तो ये दोनों गोल्ड के फॉर्म देखे हमने। अब आगे हमारे पास में है गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, SGBs वगैरह, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास में हैं, जिसके ऊपर हम और भी आगे वीडियोस बनाएंगे। कंटिन्यूएशन में इनके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।